कहीं भी गाली गलौज की भाषा देते हुए देखने को मिल जाते हैं, अनैतिक कार्यों में मिल जाते हैं, उनको हमें समझाना चाहिए, प्यार समझाना चाहिए। अगर प्यार से ना समझते हो तो कुछ हिंसा का भी वहाँ पे जो हम रुख अपना सकते हैं, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि यही बच्चे हैं जो गाली गलौज करने वाले, जो आपके समाज में जो है, जो कल को बड़े होकर अपराध करते हैं, चोरी करते, चकारी करते हैं, बलात्कार भी यही करते हैं। मोटे तौर पर इस देश के नागरिक जो हैं एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी भाषा को बोलने वाले हों, किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हों, लेकिन वो एक समाज के तहत एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और उस राष्ट्र का जब निर्माण करते हैं तो आपस में भाईचारे की भावना को वहाँ पे उत्पन्न करते हैं, उसी को राष्ट्र कहते हैं। कि हमारी पुलिस बहुत ढीली है, जब पुलिस सही धाराओं में कोई अपराध को दर्ज नहीं करती है तो उसकी जो प्रगति होती है वो उसी दिशा में चलती है जिन धाराओं में वो अपराध दर्ज किया गया है। अगर 376 का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, केवल 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी 302 के मुकदमे की ही करेगी, 376 के मुकदमे की करेगी ही नहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। साथियों, आज 21वीं सदी में जब हम 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और बात कर रहे हैं कि आज हम आज़ाद हैं और कैसी आज़ादी, क्योंकि बार बार ये सवाल उठता है मेरे जहन में कि कैसी आज़ादी। साथियों, 2 अगस्त से लेकर और अब तक अगर मैं बात करूं देश में घट रही बहन बेटियों के साथ में अत्याचार और शोषण और बलात्कारों को लेकर, तो उसका आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने मन, मस्तिष्क और आत्मा तक को झकझोर कर रख दिया है। साथियों, मैं बात करूंगी जिस तरह से कि 2 अगस्त को दिल्ली कैंट की घटना, उसके बाद त्रिलोकपुरी की घटना, और अभी फिलहाल ही में साथियों उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नसीरपुर गांव में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसने दोबारा से रूह को झकझोर कर रख दिया। साथियों, बात कर रही हूं मैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 12 साल की मासूम बेटी के साथ में सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया, और बलात्कार ही नहीं साथियों, उसके साथ में इतना जघन्य अपराध हुआ कि बलात्कार के बाद उसको जान से मार दिया गया और उसके मुंह में चारा भर दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे आज़ाद भारत में रह रहे हैं। आज मेरे साथ इसी कड़ी में है एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी। इसी मुद्दे पर मैं चर्चा करूंगी। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। जय भीम, नमो सभी दर्शकों को। सर, इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं आखिर क्यों हो रही है, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए नीलम जी, जैसा कि आपने बताया है कि पहले उस बेटी के साथ में रेप किया गया और उसके बाद उसका मुंह जो है, जो चारा होता है, चारे से भरकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। और अगर इसके 2 एस्पेक्ट बनते हैं, 2 पक्ष बनते हैं इसके। जी। पहला पक्ष तो कानूनी बनता है और दूसरा पक्ष जो है नैतिक बनता है। अगर हम कानूनी पक्ष की बात करें, जो इसमें अभी तक जानकारी मिली है, उसमें पुलिस ने 302 की धारा के अंतर्गत, आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन नीलम जी, मैं ये बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि शायद हमारी पुलिस और डॉक्टर्स जो हैं वो अभी जो कानून में बदलाव हुए हैं उनसे अपडेटेड नहीं है, क्योंकि हमें जानते हैं कि जो नाबालिग जो लड़कियां होती हैं उनसे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या बलात्कार की जो घटना होती है, पहली बात तो उसमें पॉक्सो की धारा लगती है। जी। और पॉक्सो की धारा लगती है, प्लस में 376 का जो मुकदमा है, 376 को जो मुकदमा है, यानी कि बलात्कार के लिए जो सज़ा का प्रावधान है वो 376 में है। और जो बलात्कार को डिफाइन जो करती है धारा जो है वो है 375। 375 में जिस तरह से पहले बलात्कार को डिफाइन किया गया था, परिभाषित किया गया था, जब ये निर्भया कांड हुआ तो इसके बाद कानून में परिवर्तन हुआ, संशोधन हुआ, और इसमें जो है बदलाव करके जो बलात्कार की जो परिभाषा थी उसे परिवर्तित करके अब उसको छूने तक पर लेकर आ गए हैं कि अगर किसी को छू भी लिया है, प्राइवेट पार्ट्स को छू लिया है, तो वो भी बलात्कार की परिभाषा में उन्होंने शामिल कर लिया है। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जो लड़की के साथ में ये जो घटना घटी है उसमें जो डॉक्टर्स हैं वो वहाँ ये 2 बातें ढूंढ रहे हैं, जो जैसे कि पहले परंपरागत तरीके से बलात्कार की घटनाओं में ढूंढते थे डॉक्टर्स जो हैं, और पुलिस भी यही इस आधार पर जो है उसमें इन धाराओं में 76 की धाराओं में अपराध के तहत जो है मुकदमा दर्ज करती थी। यानी कि 2 जो फैक्टर रहते थे कि वेदर देयर वाज अ पेनिट्रेशन और नॉट, और वेदर द सीमेन वाज फाउंड ऑन द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ द लेडी और विक्टिम और नॉट। ये 2 ग्राउंड हैं, यानी कि सीमेन यानी कि वीर्य वहाँ पाया गया कि नहीं पाया गया, उसके अलावा पेनिट्रेशन हुआ या नहीं हुआ। ये 2 बातों को देखकर जो है, इन्हीं 2 आधार पर जो है
डॉक्टर सब रिपोर्ट देते हैं और उसके बाद जो है पुलिस जो अपनी कार्रवाई करती है। लेकिन इस केस में अगर हम कहें कि ये जो धाराएँ, जो 375 की धारा है, इसमें परिवर्तन कर दिया गया है, परिभाषा बदल दी गई है। अब छूना भी जो है अपराध की श्रेणी में ला दिया है। पहली बात तो इसमें पॉक्सो तुरंत ही लगना चाहिए था, क्योंकि नाबालिग बच्ची के साथ में ऐसी घटना घटी है। प्लस में वो 2 जो आधार थे, अब वो 2 आधार जो है वहाँ तक जो है अब ये केस सीमित नहीं रह गया है। तो इसमें जो है 376 की धारा को भी शामिल करना चाहिए। तो ये तो हुई मतलब इन्वेस्टिगेशन के परिप्रेक्ष्य में बात, कि हमारी पुलिस बहुत ढीली है। जब पुलिस सही धाराओं में कोई अपराध को दर्ज नहीं करती है, तो उसकी जो प्रगति होती है, वो उसी दिशा में चलती है जिन धाराओं में वो अपराध दर्ज किया गया है। अगर 376 का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, केवल 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी 302 के मुकदमे की ही करेगी, 376 के मुकदमे की करेगी ही नहीं। पॉक्सो में अगर दर्ज नहीं हुआ है, तो पॉक्सो की भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। उसके रिगार्डिंग जो भी पैरामीटर्स हैं, वो उनको नहीं देखेगी, उनकी उस तरह से जाँच नहीं करेगी। लेकिन नीलम जी, ये तो बात हुई घटना के घटने के बाद, और आप और मैं कई बार अपने दर्शकों को इस बात से हम अवगत करा चुके हैं कि कोई भी जो अपराध होता है, अपराध का एग्जिस्टेंस जो है बहुत पहले से समाज में मौजूद होता है। कोई एकाएक उसकी जो है घटना नहीं घटती है। तो जो अपराध के होने के बाद कानून अपना काम करता है। कानून का काम ये है, कानून में लिखा हुआ है कि ये अपराध करने पर आपको ये सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जिससे सीधा-सीधा कोई भी जान सकता है कि अपराध के घटित होने के बाद ही कानून अपना कार्य करता है। और कोई भी सामान्य नागरिक अगर कभी थाने में गया हो और घटना घटने से पूर्व सूचना उसने दी हो कि ऐसा होने की संभावना है, वो हमें मार सकता है, तो हमने कई बार पुलिस वालों को यह कहते सुना है कि भाई हम तो घटना घटने के बाद ही हिलेंगे। तो सीधी-सी बात यही है कि हालाँकि ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वहाँ पर कानून में जो है बहुत अच्छे प्रावधान हैं, एप्रीहेंशन के ऊपर भी है। जैसे कि धारा 107, 151 जो है वो टोटली एप्रीहेंशन के ऊपर है कि वेयरएवर एनी पॉसिबल ऑफेंस इज़ टू बी कमिटेड और देयर इज़ एनी एप्रीहेंशन ऑफ कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, द पुलिस इज़ बाउंड टू टेक एक्शन। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। पहली बात तो हमें कानून की अच्छी समझ होनी चाहिए। लेकिन मैं इस बात को इसलिए बोला, इस बात को जो है कि अपराध के घटने के बाद ही कानून अपना काम करता है। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए। मैं अभी जो सीमा कुशवाहा जी हैं, एडवोकेट, जो निर्भया केस में एडवोकेट रहीं, उसके बाद जो एक कौन सा जो था केस, जो बलात्कार केस, उसमें भी वो रहीं। और जब उनको समाज से प्रोत्साहन मिला, समाज से उनको बधाइयाँ मिली, तो उनका उत्साह और बढ़ गया। और ये खुशी की बात है कि एक एडवोकेट का अगर समाज इस तरह से उत्साहवर्धन करता है और वो फिर समाज के लिए और भी काम करने के लिए उत्सुक हो जाता है, और वो अपनी सर्विसेज को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट भी देती हैं, वास्तव में बधाई की पात्र हैं। तो इस तरह से उत्साहवर्धन मिलना चाहिए। मैं भी बीइंग एन एडवोकेट, एक एडवोकेट होने के नाते मैं भी इस तरह के मुकदमों में कूद पड़ सकता हूँ। जैसे कि रविदास मंदिर वाले मुकदमे में हमने देखा कि 100 से ऊपर हमारे साथी गिरफ्तार किए गए थे। वहाँ पर बहुत से हमारे वकील साथी जो हैं वकालतनामा साइन कराने के लिए लाए थे। मैं वहीं पर था, थाने पर, जिस दिन ये गिरफ्तारी करके जो है लेके जा रहे थे। वहाँ पे जो है मजिस्ट्रेट साहब को वहीं बुलाया गया था थाने में। मैं वहीं था कालकाजी थाने में। तो बहुत सारे वकील साथी जो हमारे वकालतनामा साइन कराने के लिए वो जद्दोजहद कर रहे थे कि हमारा नाम आ जाए और हमारी जो है समाज में एक पहचान बन जाए। लेकिन मैंने ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया, क्योंकि मैं समाज में अपराध की जड़ों को जो है कानून में नहीं देखता हूँ। हालाँकि मुझे जब भी मौका मिलता है, मैं कभी भी कानून का कोई भी केस लड़ने से नहीं चूकता हूँ। उसे कभी मेरे पास कोई केस आता है तो मैं उसको बाकायदा उसकी पैरवी करता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा सामाजिक दृष्टिकोण ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं ये मानता हूँ कि ये जो घटना घटी, जो बलात्कारी जो समाज में है, वो कोई चाइना का प्रोडक्ट नहीं है, कोई पाकिस्तान का प्रोडक्ट नहीं है, कोई तालिबान ने बना के नहीं भेजे हैं। ये जो इसी देश में, इसी देश के नागरिक हैं, बाकायदा उनको जो है इस देश की नागरिकता के डॉक्यूमेंट्स इस देश की सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। और बड़ा ताज्जुब की बात है, मुझे मतलब जो है मैं बताना चाहूँगा आपको, जो है अपने दर्शकों को, कि इस देश में जब भी कोई जॉब दी जाती है किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कि पुलिस का जॉब दिया है या मिलिट्री में भर्ती होनी है, तो उसका कैरेक्टर वेरिफिकेशन किया जाता है। उसमें यह मापदंड देखा जाता है, उसको मापा जाता है कि इसका चरित्र कैसा है,
कहीं बहल कर, फिसल कर, कहीं इस देश में जो सर्विस हम इसको देने वाले हैं, उसके विपरीत कोई काम तो नहीं कर देगा। हम बहुत सोच समझ कर उसको नौकरी देते हैं। हर एक जॉब में यही होता है और हमने देखा है कि जो बहुत सारी जॉब तो ऐसी हैं जो यूपीएससी के माध्यम से बहुत बड़े-बड़े इंटरव्यू होते हैं, प्री क्लियर करना पड़ता है, फिर वो सेकेंडरी एग्ज़ाम देना पड़ता है, मेन क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, फिर उसके बाद जो है और भी वेरिफ़िकेशन होती हैं। लेकिन 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पर कोई वेरिफ़िकेशन नहीं है, जबकि वहाँ पर जो है बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर वेरिफ़िकेशन हो। एक तो पॉलिटिक्स और दूसरा नागरिकता। इस देश में जो नागरिकता देने का जो मापदंड है, यानी कि इस देश में किसको रहने का अधिकार है, ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस देश में जो लोग रहते हैं, वो इस देश में एक समाज बनाते हैं। मोटे तौर पर इस देश के नागरिक जो हैं, एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी भाषा को बोलने वाले हों, किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हों, लेकिन वो एक समाज के तहत एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और उस राष्ट्र का जब निर्माण करते हैं, तो आपस में भाईचारे की भावना को वहाँ पे उत्पन्न करते हैं, उसी को राष्ट्र कहते हैं। तो उस राष्ट्र में किसको रहने का अधिकार है और किसको रहने का अधिकार नहीं है या किसको जो है राष्ट्र में एंट्री दी जाए, इस बात के लिए कोई प्रावधान इस देश की सरकार ने नहीं किया है। पॉलिटिक्स में भी इसी तरीके से है कि पॉलिटिक्स में जब कोई किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए, तो कितनी उसकी पढ़ाई-लिखाई हो, कितना उसका चरित्र का मापदंड हो, आपराधिक प्रवृत्ति का है या नहीं है, इस बात पर बहुत कम बल दिया जाता है, बल्कि फ़ॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि नागरिकों को जब हम नागरिक बनाकर इस समाज में विचरण करने की इजाज़त देते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि उसका सबसे पहले जो है, उसके चरित्र का परिष्कार हो। और इस देश में भगवान बुद्ध जैसे जो है महामानव हुए, जिन्होंने इस देश के चरित्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि कोई भी व्यक्ति जो अपराध करता है, वह अपनी मानसिक प्रवृत्तियों के अनुसार, अपने चित्त की जो प्रवृत्तियाँ हैं, उसके अनुसार काम करता है। अगर उसके चित्त की प्रवृत्ति को सुधारा जाए, तो वह जो है अपराध से विमुक्त हो सकता है। अंगुलीमाल डाकू का उदाहरण हमारे सामने है। भगवान बुद्ध ने उस अंगुलीमाल डाकू को सुधार कर राजा पसेंदी के हाथों नहीं सौंप दिया कि इसने हत्याएं की हैं, लो इसको सजा दो। बल्कि वे जब उसके चित्त में परिवर्तन हो गया, जब ये बात तय हो गई कि हाँ उसके चित्त में परिवर्तन हो गया है, तो उसको जो है एक भिक्खु बनाया। भिक्खु ऐसा बना कि अरहत हो गया और उसने लाखों लोगों का जो है कल्याण किया। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि धर्म की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इस देश में बाबा रामदेव के योग को बहुत प्रचारित किया जाता है, लेकिन भगवान बुद्ध की विपश्यना की साधना को बिल्कुल भी प्रचारित नहीं किया था। भगवान बुद्ध के धर्म को बिल्कुल प्रचारित नहीं किया था, जो कि इन बलात्कारियों को लगाम कसने में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। और ये बचपन से ही, यानी कि कोई माँ-बाप जब समाज में रहने लायक ही नहीं है, तो हम उनको जो है कोई भी 2 व्यक्ति हैं जो शादी करने जा रहे हैं, अगर उनका कैरेक्टर ऐसा नहीं है, तो हम उनको जो है रोक दें शादी करने से, ताकि वो शादी ना करें, शादी करेंगे बच्चे करेंगे और बच्चे होंगे तो वो भी ऐसे ही होंगे उनकी तरह से जो है। इसी तरह से अगर समाज में कोई भी व्यक्ति गाली-गलौज की भाषा, वल्गैरिटी करता है, तो उसको तुरंत प्रतिबंधित कर देना चाहिए। उस पर इस तरह के प्रतिबंध लगा देने चाहिए कि वह शादी करने से भी उसको वंचित कर दिया जाए। जब इस तरह के छोटे-छोटे कदम हम उठाएँगे समाज में जो है, तो यही कदम जो है हमें इन मुसीबत से रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। हमारी बहन-बेटी को रक्षा रक्षा कर सकते हैं। और नीलम जी, जैसे कि हमने बात शुरू की थी रेप की घटनाओं पर, तो मैं फिर से वही कहना चाहूँगा कि यह समाज जो है, ये सारी समाज की ज़िम्मेदारी है कि समाज में कहीं भी अनैतिक आचरण देखे, थोड़ा-सा भी अनैतिक आचरण देखे, तो उसमें कभी भी ढील ना बरते। अगर किसी छोटे बच्चे को, बड़े बच्चे को कहीं भी गाली-गलौज की भाषा, और ख़ास तौर से छोटे बच्चों को, अगर हमने छोटे बच्चों की भाषा को नियंत्रित कर लिया, तो वही कल को बड़े हो जाएँगे। तो जब वो बड़े होंगे तो हमें सभ्य बच्चे मिलेंगे, सभ्य लोग मिलेंगे। इसलिए हमें जो है उन छोटे-छोटे बच्चों की जो आजकल हमें कहीं भी गाली-गलौज की भाषा देते हुए देखने को मिल जाते हैं, अनैतिक कार्यों में लिप्त मिल जाते हैं, उनको हमें समझाना चाहिए, प्यार समझाना चाहिए। अगर प्यार से ना समझते हो तो कुछ हिंसा का भी वहाँ पे जो हम रुख अपना सकते हैं, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि यही बच्चे हैं जो गाली-गलौज करने वाले, जो आपके समाज में जो है, जो कल को बड़े होकर अपराध करते हैं, चोरी करते, चकारी करते हैं, बलात्कार भी यही करते हैं। इनके अलावा और कहीं से, चीन से या पाकिस्तान से या तालिबान से आपके अपराध करने वाले लोग नहीं आ रहे हैं, आपके ही समाज में से आ रहे हैं। आपका समाज आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी अपनी नैतिकता को निर्भर करता है। खुद नैतिक बनो और दूसरों को भी नैतिक बनने के लिए प्रेरित करो। जय भीम, नमो बुद्धाय।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, जिन्होंने ही बड़ी बारीकी से आपको कानून के बारे में भी जानकारी दी और साथ साथ जिस तरह से बहन बेटियों के साथ में जघन्य अपराध हो रहे हैं, जिस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, खासकर उन पागल लोगों के लिए बिल्कुल साफ साफ कहा है, उस समाज के लिए साफ साफ कहा है, उस परिवार के लिए साफ साफ कहा है कि जब तक आप एक सभ्य व नैतिक समाज का आचरण नहीं करेंगे, जब तक अपने बच्चों को अच्छे संस्कारों में नहीं ढालेंगे, तब तक आप अपने परिवार की, दूसरों के परिवार की और देश की बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको निर्णय लेना है कि एक सभ्य समाज बनाने में आप अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी